तो इसका मतलब ये है कि इतने लंबे एक कॉलोनियल रूल के बाद हाँ। हम अपनी शायद प्राचीन परंपराओं से हम छूट गए थे, टूट गए थे। और क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो प्राचीन जो कृषि परंपराएं हैं, जैसे हाँ। वृक्ष आयुर्वेद में है, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है, जो उपज है, हाँ। वो जितनी केमिकल है उतनी रहती है जितनी हाँ। केमिकल के प्रयोग से होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परंपराएं कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई थी, उनका क्षय हो गया था। बहुत हो गया था। बहुत हो गया था। क्या हो गया था, क्योंकि कॉलोनियल टाइम में, इनफैक्ट इवन मुगल टाइम में भी उतना नहीं हुआ था जितना कॉलोनियल वालों ने जितना डैमेज किया था। आप अगर धर्मपाल जी ने जो उसका बहुत ही ब्यूटीफुल वे में उन्होंने उल्लेख किया है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन 17th एंड 18th सेंचुरी, ये उन्होंने पुस्तक जो गैजेट से है उससे उन्होंने कंपाइल करके लिखा है। उसमें बताते हैं कि हमारा जो इम्प्लीमेंट्स थे, तो हल थे या काटने के लिए जो ये औजार थे, ये सब जो थे सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए बहुत ही सही थे। तो इन लोगों ने कुछ यूरोपियन प्लाउज को यहाँ पर लाने की बात कही थी, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। इनफैक्ट एक ये भी है कि हमारे सिविलाइजेशन में गोवंश को क्यों इतना महत्व दिया जाता है। एक प्रोफेसर वकालव स्मिल है, कैनेडियन यूनिवर्सिटी मैकगिल में है शायद, वो प्रोफेसर है वहाँ पे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, बहुत सारे बुक लिखते हैं वो, उनमें से एक बुक है एनर्जी एंड सिविलाइजेशन पर। उन्होंने उसमें बात कही कि जो यूरोप का जो मिट्टी है उसमें आपको गहराई से वो हल चलाना पड़ता है, जबकि भारत में हम लोग सिर्फ 5 से 10 सेंटीमीटर चलाते थे हल, क्योंकि ज़रूरत नहीं था हमको। भगवान की जो देन है यहाँ पे, ये पुण्य भूमि इसलिए बोलते हैं कि हमको बीज बोएंगे तो आ जाएगा। और त्यागराज स्वामी जी बोलते हैं एक कृति में कि रामराज्य में हर महीने 3 बारिश होते हैं। तो वो अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके बाद आपको और कोई इरिगेशन का ज़रूरत नहीं होता है, वो काफ़ी होता है, पूरा आपको मिलेगा वो पूरा। तो उस तरह से हमारे यहाँ हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भूमि ऐसी है। भारत में कोई भी जगह पे जाए आप, तो ऐसे जगह, ऐसे होने से यह था कि हमको पूरा अंदर से वो हल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो क्योंकि उनको चलाना पड़ता था, तो वो आप देखे होंगे बेल्जियन हॉर्सेस जो है बहुत मस्कुलर, बहुत बड़े बड़े 7 फुट वाले होते हैं, उनको लगा के चलाना पड़ता था। अब उसको घास खिलाने से तो बनेगा नहीं, उसको दाना भी देना पड़ेगा। और वो जब अनाज देंगे उसको, तो मान लीजिए 1 एकड़ में जितना अनाज आता है उसका 1/3 हिस्सा इसको भोजन कर, उसका भोजन में चला जाता है। जबकि भारत में इसका परिस्थिति बिल्कुल विपरीत था। हम लोग जो भी अनाज आता था वो हम लेते थे, और सिर्फ उसका जो घास फूस, जो स्ट्रॉ है, वो हम अपने गाय बैल को खिलाते थे। क्योंकि गाय बैल जो है उतना पावरफुल नहीं है जितना एक हॉर्स है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है हमारे यहाँ, वो स्ट्रॉ खाकर वो रहता था। तो जो भारत का जो सिविलाइजेशन है वो इस स्तर तक इसलिए पहुंचा क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था। उसके लिए वन ऑफ द मेन रीजंस है कि हमारे पास यहाँ गोवंश था। ये भी हमको जानना ज़रूरी है। और जो भारत का जो देशी काऊ ब्रीड्स है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉस टॉरस जो यूरोप का है। हमारा बॉस इंडिकस माना जाता है। तो ये बहुत, तो वो कहते हैं कि अगर 1/3 आप, वकालव स्मिल जी जो बोलते हैं उनके बुक में, कि 1/3 अगर आप अपने हॉर्सेस को दे रहे हैं, अपने घोड़ों को दे रहे हैं जो खिलाने के लिए, तो बचेगा क्या? 2/3 बचेगा। जबकि यहाँ पे जो भी आता है वो हमारे पास रहता था। तो सिविलाइजेशनली भी हम लोग उस तरह से, ये है, ये 17th एंड 18th सेंचुरी की बात का टेक्स्ट बुक है। दूसरा, एक महाराजा इंदौर के जो हमारे महाराजा थे, उन्होंने एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे सर हॉवर्ड करके, उनको बुलाया था। वो क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश एजेंट वो सब रहते थे, तो उनको बुलाया था कि हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी थोड़ा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका आप देखिए थोड़ा आके। तो वो आकर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू किए इंदौर में 1915-1920 के आसपास, 1915-20 के बीच में आकर उन्होंने शुरू किया। कुछ जगह भी मिली उनको, क्योंकि महाराजा थे, उन्होंने जगह दिया, बोला आप यहाँ पे करो। तो उन्होंने जानबूझकर, उन्होंने बोला सर हॉवर्ड ने कि मैं जानबूझकर ब्रिटिश वाला सिस्टम से नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश सिस्टम जो अप्रोच है वो था रिडक्शनिस्ट। प्लांट ब्रीडर जो है वो प्लांट, बेसिकली उसका जो ब्रीडर जो है पेस्ट वाला मैनेजमेंट से बात नहीं करता है, वो दूसरे से इरिगेशन वाले से बात नहीं करेगा, दूसरा प्लांट पैथोलॉजी से बात नहीं करेगा, तीसरा सॉइल वाले से बात नहीं करेगा। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट बना के इसको तोड़ दिया है। जबकि हमको किसान, जैसे मैंने कहा था कि किसान को मल्टीडिसिप्लिनरी होना पड़ता है, तो उन्होंने बहुत सारा देखा था भारत में किसानों को, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे इंटीग्रेट करके देखना है, और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया।
उन्होंने सोचा कि, उन्होंने लिखते हैं कि मैंने सोचा कि भारत के किसानों को सिखाऊंगा, लेकिन इन द एंड मैंने ही उनसे सीखा है। तो और उन्होंने बहुत सारा जो हमारे यहाँ एक कंपोस्टिंग की पद्धति थी, ये सब उन्होंने पूरा स्टडी कर कर डॉक्यूमेंट किया, और डॉक्यूमेंट कर कर उसको उन्होंने द इंदौर मेथड करके पब्लिश किया। द इंदौर मेथड करके ये शुरुआत है पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, क्योंकि उनको पितामह माना जाता है सर हॉवर्ड को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का। उन्होंने यहाँ से लेकर ये मेथड को अमेरिका में और यूरोप में ये सब बहुत प्रचार किया, क्योंकि उसी टाइम पर 1930s में यूएस में डस्ट बॉल चल रहा था। तो क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ये स्टीम ट्रैक्टर से ये सब से वो हल जोत कर वो कर दिया, और उससे फैलो रहना बन गया था, और वो जब फैलो बन मिट्टी धूल उड़ती थी तो पूरी जो फर्टिलिटी थी खत्म हो गई थी। डस्ट बॉल था पूरा यूएस में उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको। तब उन्होंने उसी टाइम पर ये भी गया था यहाँ से, भारत से सर हॉवर्ड ने जो इंदौर प्रोसेस करके जो बनाया था, सबसे लोगों उनको तब कंजर्वेशन टिलेज, लो टिलेज, नो टिलेज, ये सब प्रैक्टिसेस वहाँ से आना शुरू हुई थोड़ी थोड़ी करके। फिर वो डस्ट बॉल का, कवर क्रॉप्स का, हमारे यहाँ तो कवर क्रॉप्स होता ही था, हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग होता था। जबकि यानी कि आप एक रो लगाएंगे गेहूं का, बीच में लगाएंगे तुअर का, इस तरह का क्रॉप ऑलमोस्ट हम लोग करते थे। ये बाद में ये सब इन्होंने स्टडी कर कर हॉवर्ड ने भी बताया कि दिस इज द वे टू डू थिंग्स, दिस इज अ वे इन विच यू मैनेज प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड सॉइल टुगेदर एज अ सिस्टम, जो भारत का पर्सपेक्टिव था। यही उन्होंने इंदौर प्रोसेस करके बताया, जो आज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ये सब उसका वेरिएंट्स है, कुछ एलिमेंट्स हैं, सब कुछ नहीं है, कुछ एलिमेंट्स आते हैं।